This channel is for entertainment purpose. We do not support any spiritual or superstitious activity. Urdu, आज मैं एक डरावना सफर की कहानी सुनाऊंगा. English, today I will tell you a scary journey story. खौफ का सफर, वादी कागान की अंधेरी रात. तमहीद, वो सफर जो कभी नहीं भूला. कुछ सफर ऐसे होते हैं जो आपकी जिंदगी बदल देते हैं. कुछ सफर आपको नई जगहें दिखाते हैं, नए लोगों से मिलवाते हैं, मगर कुछ सफर ऐसे भी होते हैं जिनके बाद आप वही नहीं रहते जो पहले थे. ये कहानी है उमरान, फरहान, थना और जारा की 4 दोस्तों की जिन्होंने अक्टूबर की एक सर्द रात में वाडी कागान का सफर किया. यह एक एडवेंचर ट्रिप थी. खूबसूरत पहाड़, साफ आसमान और दोस्तों का साथ. मगर जो कुछ इस रात हुआ, ऐसे बयान करने के लिए अल्फाज कम पड़ जाते हैं. यह कहानी मैं खुद सुना रहा हूं. मेरा नाम उमरान है और ये वाक़या सुनकर आप शायद मेरी बातों पर यकीन न करें, मगर ये सच है, पूरी तरह सच. रवानगी इस्लामाबाद से कागान की तरफ. अक्टूबर का आखिरी हफ्ता था. सुबह के 4 बजे हम चारों उमरान की पुरानी जीप में सवार हुए. इस्लामाबाद की गलियां खामोश थीं. ठंडी हवा चल रही थी. फरहान ने पीछे सीट पर लेटकर आंखें बंद कर लें. थना और जारा मोबाइल पर गाने लगाकर बातें करने लगे और मैं गाड़ी चलाता रहा. अभी टॉबॉट तक सफर बिल्कुल मामूल का रहा. फिर मौनसहरा से आगे बढ़े तो रास्ता ठंग होने लगा. पहाड़ करीब आते गए. दरियाए किनार की आवाज दूर से आने लगी, एक मुस्तकिल गुंगनाट, जैसे कोई बहुत गहरी आवाज में राज बता रहा हो. दोपहर तक हम कागान पहुंच गए. वहां एक छोटे से होटल में चेक इन किया. होटल का मालिक एक अड्ढाड़ अम्र पहाड़ी आदमी था. इसने हमारी तरफ अजीब नजरों से देखा और कहा, साहिब जी, औज रात अधर रहें, कुल आगे जाएं. शाम के बाद नौरान वाली सड़क अच्छी नहीं होती इस मौसम में. हमने उसकी बात हंसी में अड़ा दी. फरहान ने कहा, ये पहाड़ी लोग डराते हैं, सियाह रोकते हैं कमाई के लिए. थना ने हामी भरी. मैंने भी कुछ नहीं कहा, मगर अब जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो सोचता हूं काश इस बूढ़े की बात मान ली होती. नौरान की तरफ. बदलता मौसम. शाम के 5 बजे हम नारायण की तरफ रवाना हुए. आसमान पर बादल घरने लगे थे. वो खास किस्म के बादल जो पहाड़ों पर अचानक आते हैं, सियाह, भारी और बिल्कुल खामोश. सड़क पथरीली और पीच दौड़ थी. एक तरफ पहाड़ की दीवार, दूसरी तरफ गहरी खाई और नीचे दरिया. गाड़ी की हेडलाइट्स में धिंड के भनूर बिनते और बिखरते रहे. जारा ने कहा, मौसम खराब हो रहा है, क्या हमें वापस जाना चाहिए? फरहान ने कहा, बस थोड़ी देर की बात है, नौरान करीब है. उस वक्त गाड़ी में एक अजीब सुकून छा गया. गौने बंद थे, बातें बंद थे. सिर्फ गाड़ी के इंजन की आवाज थी और बाहर हुआ की सनसनाहट. पहाड़ के दरख्त सियाह सायों की तरह खड़े थे. कोई चरंद परंद नहीं, कोई रोशनी नहीं, जिसे पूरी वादी सांस रूके किसी का इंतजार कर रही हो. फिर अचानक गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया. एक तेज आवाज के साथ जीप एक तरफ झुक गई. मैंने वो मुश्किल गाड़ी कंट्रोल की और सड़क के किनारे रोक ली. बाहर निकला तो ठंड ने जैसे हड्डियों में घस कर मारा. दरजा हरारत 4-5 डिग्री से भी कम लग रहा था. धिंड इतनी गहरी थी कि 10 कदम आगे कुछ नजर नहीं आता था. फरहान ने टार्च निकाली और हमने टायर बदलना शुरू किया. तभी मैंने पहली बार वो आवाज सुनी. वो आवाज पहाड़ के अंदर से. पहले मैंने सोचा यह हुआ की आवाज है. पहाड़ों में हुआ अजीब अजीब आवाजें निकलती है, कभी सीटी की तरह, कभी किसी की पकौर की तरह, मगर यह आवाज मुख्तलिफ थी. यह एक बच्चे की आवाज थी. हालांकि दूर से आती हुई, रोते हुए किसी बच्चे की आवाज. एम्मी, एम्मी. मैंने फरहान का बाजू पकड़ा और पूछा, सना. फरहान ने टार्च उठाकर अंधेरे में रोशनी फीकी. सिंसान पहाड़ी, घने दरख्त और धिंड के सिवा कुछ नहीं. थना गौड़ी से बाहर आई और पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, बच्चे की आवाज सुनी. थना कुछ देर खामोश रही, फिर उसका चेहरा सफेद पड़ गया. हाँ, मैंने भी सुनी थी, गौड़ी में से, मगर सोचा शायद. आवाज फिर आई, इस बार करीब से, पहाड़ की तरफ से. अम्मी, यहां आओ. मेरे रोंगटे खड़े हो गए. पहाड़ी इलाकों में रात को बच्चे अकेला, कोई गांव नहीं, कोई घर नहीं, सड़क पर कोई और गाड़ी नहीं. हमसे आगे और पीछे सिर्फ अंधेरा था. फरहान ने कहा, कोई बच्चे गुम होगा, चलो देखते हैं. जारा ने फरहान का हाथ खींचा. फरहान नहीं, पहाड़ों में ऐसी आवाजें आती हैं, बुजुर्ग कहते हैं उनके पीछे नहीं जाते. मगर फरहान मौन नहीं रहा था. वो टार्च उठा कर पहाड़ की तरफ चल पड़ा. मैं इसके पीछे गया. हम 10 कदम चले होंगे कि आवाज बिल्कुल रुक गई, जैसे किसी ने रिकॉर्डिंग बंद कर दी हो. फरहान ने टार्च चारों तरफ घुमाई. कुछ नहीं, कोई नहीं, सिर्फ पत्थर, दरख्त और धिंड. फिर फरहान ने कहा, उमरान,
गाड़ी की तरफ देखो। मैंने माड़ कर देखा। गौड़ी की पुछली खड़की पर कोई खड़ा था। सफेद लिबास में गौड़ी के पास एक बच्चा था, छोटा सा 7-8 साल का, सफेद कपड़े पहने हुए। वो गाड़ी की खिड़की से अंदर झांक रहा था जहां थना और जारा बैठी थे। मैं भागता हुआ गौड़ी की तरफ गया। फरहान भी आया। अंदर से थना और जारा चीख रही थे। मैंने आवाज दी, बच्चे बच्चे रखू। बच्चे ने मोड़कर मेरी देख। इसकी आंखें सफेद थे, पूरी तरह सफेद, जैसे आंखों में पतलियां ही ना हो। मैं ठुक कर रह गया। फरहान की टार्च इसके चेहरे पर पड़ी और एक लम्हे में वह बच्चे गायब हो गया। कोई आवाज नहीं, कोई साया नहीं, जैसे कभी था ही नहीं। थना और जारा गौड़ी में कौंप रही थे। थना ने बताया कि बच्चे काफी देर से खिड़की पर हाथ मोड़ रहा था और एक ही बात कह रहा था, मुझे अंदर ले चलो, मुझे अंदर ले चलो। उसकी आवाज में कोई जज्बा नहीं था, न खौफ न इल्तिजा, बस एक बेजान दहराना। हमने तेजी से टायर बदला और गाड़ी में बैठे। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, इंजन नहीं चला। दोबारा कोशिश की, फिर नहीं चला। तीसरी बार इंजन स्टार्ट हुआ, मगर इसी वक्त गाड़ी की सब रोशनियां अंदर बाहर सब एक लम्हे के लिए बुझ गईं। इसी एक लम्हे में, अंधेरे में, हमने गाड़ी के शीशे पर बाहर से इंग्लिश से लिखा हुआ देखा, वापस जाओ। रोशनियां वापस आए। लिखावट गायब थी। पहाड़ पर रोशनी, पुराना बंगला। हमने फैसला किया कि आगे जाएंगे। बारिश शुरू हो गई थी। थोड़ी देर बाद पहाड़ पर दूर एक रोशनी नजर आई। एक पुराना बंगला, पाकिस्तान टूरिज्म का पुराना रेस्ट हाउस। बंगले तक पहुंचने के लिए मट्टी का एक ठांग रास्ता था। गौड़ी सस्त रफ्तारी से ऊपर चढ़ी। बंगले का दरवाजा खुला था। अंदर से मुधम रोशनी आ रही थी। बाहर एक बूढ़ा चौकीदार बैठा था, उन्हीं शॉल में लेपटा हुआ। इसने हमें देखा और कहा, आजा साहिब जी, आज रात अधर ही रहूं, बस सामने वाले कमरे में न जाना, वो बंद रहता है। हमने पूछा, क्यों? इसने सिर्फ इतना कहा, कई साल पहले अधर कुछ हुआ था, अब वो कमरा बंद है। बंगले के अंदर लकड़ी की पुरानी फर्नीचर थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं। कोने में लोहे का चूल्हा जल रहा था। जगह गर्म थी मगर हुआ में कुछ था। एक पुरानी ठरी हुई खुशबू, जैसे किसी बंद कमरे में कई साल से हुआ न गई हो। रात के 11 बजे हम सोने की कोशिश कर रहे थे। बारिश तेज हो गई थी। आधी रात के करीब थना ने मुझे जगाया। अमरान, इस बंद कमरे की तरफ से आवाजें आ रही हैं। मैंने कान लगाया। बांध कमरे की तरफ से बाकायदा कदमों की आवाज आ रही थी। कोई चल रहा था, 1 2 3 4, फिर रख जाता, फिर शुरू हो जाता। बंद कमरा, वो तस्वीर। फरहान भी जाग गया। हम चारों कॉरिडोर में जाम हो गए। बंद कमरे के सामने खड़े हुए। दरवाजे के नीचे से रोशनी आ रही थी, हल्की कौनपटी हुई। फरहान ने दरवाजे को ढका दिया। लाक नहीं था, खिल गया। कैमरे में कुछ नहीं था, कोई नहीं था। एक पुराना बीड, एक अलमारी और दीवार पर एक बड़ी तस्वीर। तस्वीर एक खानदान ने की थी, एक मर्द, एक औरत और एक छोटा बच्चे। सियाह सफेद तस्वीर। जारा ने चीख मारी, वो बच्चे? वो कौनपते हुए बोली, वो वही बच्चा है जो गाड़ी की खिड़की पर खड़ा था। मैंने गौर से देखा। वाकई वही छोटा चेहरा, वही बाल, वही कपड़े। मैंने तस्वीर के नीचे लिखा पढ़ा, अहमद फैमिली 1978 कागौन। फिर हमने देखा, तस्वीर में बच्चे की आंखें अभी नॉर्मल थे, मगर फिर हमारी आंखों के सामने जैसे कोई धीरे धीरे रंग मुटा रहा हो। बच्चे की आंखें सफेद होती चली गईं, रंग नकलता गया, पतलियां गायब होती गईं। थना ने मुझे धक्का दिया, भागो, अभी यहां से चलते हैं। हम कमरे से निकले तो चौकीदार दरवाजे के सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर न खौफ था न हैरत, बस एक गहरी अदौसी। वो बच्चे कौन है? मैंने पूछा। बूढ़े ने आंख भरी और कहा, बैठो, सुनाता हूं चौकीदार की कहानी। बूढ़े ने चोलहे के पास बैठकर आहिस्ता आहिस्ता कहानी सुनाई। सन 1978 की बात है। एक खानदान इस बंगले में आया था। आर्मी का एक अफसर, इसकी बीवी और उनका बेटा फीसल। फीसल की उम्र 7 साल थी। वह लोग टर पर आए थे कौगान की सैर करने, मगर अगले दिन जब बहू झील से फलमुलूक गए तो फीसल गुम हो गया। 3 दिन तक ढूंढा गया। फौज आई, पुलिस आई, गांव वाले आए, मगर फैसल नहीं मिला। पहाड़ों में जो गुम हो जाता है वो कभी वापस नहीं आता। इसके माँ बाप ने यह बंगला खरीद लिया। कहते थे फैसल कभी ना कभी वापस आएगा। हर रात वो इस कमरे में चिराग जलाते थे ताकि उनका बच्चे रास्ता पहचाने और घर आ जाए। वह दोनों भी गुजर गए कई साल बाद, मगर चिराग आज भी जलता है। और फैसल, बूढ़े ने आसमान की तरफ नजर उठाई, फैसल वापस आ गया है, मगर अब वो फैसल नहीं रहा जो गया था। पहाड़ों ने इसे बदल दिया है। वह हर रात आता है। बूढ़े ने आहिस्ता कहा, इस बंगले में, इस कमरे में, जहां इसके माँ बाप इसका इंतजार करते थे। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता,
बस वो चाहता है कोई ऐसे घर ले जाए। वो अकेला है, कई सालों से अकेला है। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। थना आंसू पूंछ रही थी। जारा ने सर झुका लिया। तभी कॉरिडोर में कदमों की आवाज आई, धीरे धीरे। हमने मोड़ कर देखा। फैसल वहां खड़ा था, दरवाजे के सामने। उस बार उसकी आंखें सफेद नहीं थे, वो आंसुओं से भरी हुई थे। उसने कुछ नहीं कहा, बस देखता रहा। फिर उसने एक हाथ उठाया जैसे खुदा हाफिज कह रहा हो, और गायब हो गया। झील सैफ अल मुलूक। सुबह हुई तो मौसम साफ था। पहाड़ों पर धूप फैली हुई थी। रात के खौफ की जगह एक अजीब सी उदासी ने ले ली थी। हमने जाने का इरादा किया। बूढ़े ने नाश्ता करवाया, गरम चाय और पराठे। जाते वक्त फरहान ने पूछा, बाबा, क्या हम सैफ अल मुलूक झेल जा सकते हैं? बूढ़े की आंखों में एक लम्हे के लिए कुछ आया, फिर बोला, जाओ, मगर झील के किनारे की तरफ मत जाना जहां पत्थरों पर निशान है। हम झील गए। वाडी कॉगन की सबसे खूबसूरत झील, नीला पानी, बर्फ से ढके पहाड़, आसमान का अक्स पानी में। झील के किनारे हम चहलकदमी कर रहे थे कि थना को एक जगह पत्थरों पर कुछ नजर आया। करीब गए तो देखा पत्थरों पर एक नाम खुदा हुआ था, फैसल अहमद 1978, और नाम के नीचे एक छोटे बच्चे के हाथ का निशान। हम सब खामोश खड़े रहे। जारा ने अपना दुपट्टा निकाला और पत्थर के ऊपर रख दिया जिसे कोई फूल रखता है। थना ने फातिहा पढ़ी, और इसी वक्त सौफ नीले आसमान में कहीं से एक तेज ठंडी हुआ आई। झील का पानी हला, फिर सब कुछ साकित हो गया। हमने महसूस किया जैसे किसी का बोझ हल्का हो गया हो। वापसी और आखिरी पैगाम। हम वापस लौटे। बंगले के करीब से गुजरे तो दरवाजा बंद था। चौकीदार का कोई नाम और निशान नहीं। मैं गड़ी से उतरा और दरवाजे पर दस्तक दी, कोई जवाब नहीं आया। फरहान ने करीब एक गांव वाले से पूछा, अधर बंगले में कोई चौकीदार है? गांव वाला हंसा, वो बंगला तो कई साल से बंद है साहिब जी, वहां कोई नहीं रहता। हम सब एक दूसरे को देखते रहे। रात हमने वहां गुजारी थी, चाय पी थी। बूढ़े ने नाश्ता करवाया था। गांव वाले ने मजीद कहा, पहले एक बूढ़ा था, गुलाम हुसैन, अहमद साहिब का मुलाजिम था, मरहूम हुए 1995 में। कहते हैं आज भी रात को बंगले में रोशनी नजर आती है। हम कागान से निकले। थोड़ी देर बाद फरहान ने गौड़ी रोक कर शीशा साफ किया, कह रहा था कुछ लगा हुआ है। फिर अचानक वो खामोश हो गया। हमने देखा शीशे के कोने पर अंदर की तरफ से एक छोटी एंगली का निशान था, जैसे किसी बच्चे ने अभी अभी लगाया हो। हमने वो निशान साफ नहीं किया। इस्लामाबाद पहुंचने तक वो निशान शीशे पर रहा। घर पहुंचकर जब गौड़ी पार्क की तो शीशा साफ था, जैसे फैसल घर पहुंच गया था। इख्तिताम आज भी। यह वाकया कई साल पहले का है। आज भी जब मौसम सरमा आता है, जब रात को ठंडी हुआ चलती है, तो मुझे वो आवाज याद आती है, अम्मी, अम्मी। फरहान ने कभी इस सफर का जिक्र नहीं किया। सना और जारा ने कौगान दोबारा नहीं गई। मैं एक बार गया, सैफ अल मुलूक झील गया, अस्पथिर के पास गया। दुपट्टा वहां नहीं था, नाम का निशान भी धंधला हो गया था, मगर एक चीज आज भी वाज़ेह थी, छोटे हाथ का वो निशान, जैसे किसी ने अभी अभी रखा हो। पहाड़ों के अपने राज होते हैं, और जो कुछ वहां रहता है वो हमेशा के लिए रहता है। इसलिए जब भी पहाड़ों में सफर करो, बुजुर्गों की बात सुनो, रात को अनजानी आवाजों के पीछे मत जाओ, और अगर कोई बच्चा अंधेरे में अकेला खड़ा हो, इसकी आंखें जरूर देखो। Thank you for watching.